नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो रीट पात्रता परीक्षा में अब कुछ ही दिन बचे हैं और अपन जो है यूनिट वाइज जो सीरीज देख रहे थे उत्कर्ष क्लासेज की साइकोलॉजी की, वो आगे जारी रखते हैं ताकि एग्जाम से पहले हम पूरी की पूरी 500 यूनिटों को आंखों के आगे से गुजार सकें। ठीक है, तो अपनी दूसरी यूनिट चल रही थी, पहली पूरी हो चुकी है, दूसरी के भी बेहतर क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इस यूनिट के जो है अगला क्वेश्चन है कि जो है सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है किससे है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला ही क्वेश्चन सबसे अच्छा पूछ लिया इन्होंने। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है। अब कईयों को तो यही नहीं पता होगा आप मैसेज की ये कौन सा सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि अपन जो इस सिद्धांत का नाम पढ़ते ही नहीं है कहीं पर। लेकिन ध्यान रखना ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत का दूसरा नाम है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जब रीट 2016 या जो है आपकी उससे पहले हुई उसमें इस हिसाब से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो है आपका सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, जिसको क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं, और क्रिया प्रसूत नाम लेते ही आपको पता चल गया होगा ये स्किनर का है। लेकिन इसी का दूसरा नाम ध्यान रख लेना आप, क्या है? सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो है अधिगम का संबंध किस प्रकार का होता है? देखो, एक आपका जो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। कौन सा? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका? ये थार्नडाइक का। ठीक है, अपने को पता है। थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को, आप हो सकता है आपके लिए फायदेमंद हो जाइए। ठीक है, तो सक्रिय अनुक्रिया एक है उद्दीपक अनुक्रिया। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन क्रिया प्रसूत का ही दूसरा नाम है, जिस जो स्किनर ने दिया था, और उद्दीपक अनुक्रिया दिया था आपका थार्नडाइक ने। अब उद्दीपक अनुक्रिया में क्या हो रहा है? उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला चल रहा है। इसमें कौन सा संबंध चल रहा है? पहले उद्दीपक दिया जाता है, फिर अनुक्रिया की जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जो है SR थ्योरी। कौन सी थ्योरी कहते हैं? SR थ्योरी कहते हैं। ध्यान रखना, SR। एस से स्टिमुलस जो उद्दीपक होता है, आर से रिएक्शन यानी कि अनुक्रिया। अब जो SR थ्योरी है इसकी उल्टी होती है सक्रिय अनुक्रिया या क्रिया प्रसूत, यानी कि ये होती है RS थ्योरी। ठीक है, RS थ्योरी किसकी होता है? स्किनर की। ठीक है, SR का उल्टा RS होगी। R मतलब रिएक्शन पहले होगा, जो आपकी अनुक्रिया वो पहले होगी और उद्दीपक बाद में दिया जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया होगा आपके कुछ। सक्रिय जो है सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत या क्रिया प्रसूत सिद्धांत का दूसरा नाम है, जो स्किनर ने दिया था। ये जो है आपका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो थार्नडाइक ने दिया था, उसमें तो क्या होता है? उद्दीपक अनुक्रिया होती है, यानी कि SR होता है। जबकि जो क्रिया प्रसूत या जो सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन है, इसमें RS होता है। मतलब इन दोनों को उल्टा कर दिया जाता है, अनुक्रिया पहले उद्दीपक बाद में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मेरे हिसाब से इस पूरी सीरीज की जो आज होगी अपनी, उसका पहला क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है अभिकर्मित अधिगम सामग्री। अभिकर्मित अनुदेशन सुना होगा नाम आपने। अभिकर्मित अधिगम सामग्री में वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि, द्वार देखो, अभिकर्मित अधिगम सामग्री में वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि सबसे पहले अभिकर्मित अनुदेशन किसके द्वारा? यह भी आपका स्किनर द्वारा दिया गया था। और इसमें एक सिद्धांत है स्वगति का सिद्धांत। कौन सा? स्वगति का सिद्धांत। तो वही लगता है इसमें कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। तो अब आपके सामने उत्तर आ गया होगा कि अभिकर्मित अधिगम सामग्री में वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान इसलिए रखा जाता है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्वगति का जो है सिद्धांत लागू होता है। सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, सामग्री बहुत आकर्षक होती है। ये कुछ भी जो है उत्तर नहीं होगा। उत्तर होगा आपका विद्यार्थी स्वगति से या अपनी गति से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज है तो कुछ इजी क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन आया है। लेकिन इस क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो आप, अलग अलग एक ही क्वेश्चन को कैसे अलग अलग टाइप से पूछ सकते हैं, वो हम जो है इसमें क्लियर करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो आपको पता है पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, सबसे पहले जो है संवेदी गामक अवस्था, जिसको पेशीय गामक अवस्था भी कहते हैं। दूसरी जो है आपकी कौन सी होती है? जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तीसरी होती है आपकी मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी होती है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं बार बार पढ़ चुके हैं, तो यहां लिखने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। उत्तर हो जाएगा आपका 4 अवस्थाएं। ठीक है, पियाजे की कितनी अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की? 4 अवस्थाएं। अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इजी आ जाएंगे। कारण यही है कि आपको जो है ये यूनिट वाइज है, तो मतलब कुछ इजी भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एक यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए गए। ये दूसरी यूनिट है जिसमें अभिप्रेरणा से अधिगम और अधिगम के सिद्धांत जो है आएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा? अभी बात करके आए पियाजे द्वारा। ठीक है, और कोलबर्ग
कोलबर्ग का भी नैतिक विकास का सिद्धांत है, आपने देखा होगा कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर और 6 अवस्थाएं होती है, प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाएं होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत याद दिला देता हूं आपको, नए स्टूडेंट जिनको साइकोलॉजी थोड़ी सी हार्ड लग रही है, वो मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन का, इसमें इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई, सारी अवस्थाएं पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, और स्किनर का तो वो सिद्धांत जो आपका अधिगम का सिद्धांत है वो है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 4 सुस्पष्ट स्तरों में पियाजे द्वारा क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। फिर है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है चौथी अवस्था। कौन सी चौथी अवस्था? पहली होती है संवेदी गामक अवस्था, तो ये होगी 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, संवेदी गामक शॉर्ट में लिख देता हूं। दूसरी अवस्था होती है आपकी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक, जिसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और पांचवी जो चौथी तीसरी होगी, चौथी जो होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है, तो चौथी कौन सी होगी? 11 से 15 वर्ष की आयु की। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा। अपने को पता है पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? थार्नडाइक ने किस पर किया? पावलोव ने कुत्ते पे किया, थार्नडाइक ने जो है बिल्ली पे किया। ठीक है, एक मिनट। ठीक, और जो कॉलर है उन्होंने चिंपांजी पर किया, लेकिन ये नहीं पता कि पियाजे का जो सिद्धांत है वो किसके अवलोकन पर आधारित है, ये बताओ। तो जो पियाजे ना, जीन पियाजे, उसका जो है आपको पता है बाल विकास का जो है क्या है, अवलोकन है। तो ये अपने बालक पर किया था इन्होंने, मैंने खुद के बच्चे पर ही जो है इन्होंने ये प्रयोग किया था, ये अवलोकन किया था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2, अपने बालक पर। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, जिसको संवेदी प्रेरक या संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, किसके साथ संबंधित है? तो आपको बताइए इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था है 0 से 2 वर्ष, यानी बालक जस्ट जन्म ले चुका है वो बालक होता है इंद्रिय गामक अवस्था में। तो इसमें जो है कौन सा किसके साथ संबंधित है? देखो, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता तो एक 2 साल के बच्चे में कभी नहीं आ सकती। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता भी कहीं नहीं आ सकती। 2 साल का बच्चा किसी चीज का विश्लेषण नहीं कर पाता, सामाजिक मुद्दों को भी नहीं जानता, रिश्ते नाते कुछ भी नहीं जानता। 2 साल का बालक वो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण करता है बस। मतलब कोई जो है दूसरे को देखकर अनुकरण करना, स्मृति यानी कोई चीजों को जो दिमाग में ऐसे बैठा लेता है, और मानसिक निरूपण यानी कि किसी चीजों का जो है चित्र दिमाग में बैठा लेता है। बाकी ये 3 नहीं होंगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुकरण, स्मृति और जो मानसिक निरूपण है वो आपका इंद्रिय गामक अवस्था में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। ठीक है, मतलब संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया कौन सी जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है? ध्यान रख लेना उत्तर को, इसका उत्तर हो जाएगा आपका समायोजन। ऑप्शन नंबर 2, समायोजन। समायोजन के द्वारा जो है संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जिसका दूसरा नाम है सूझ का सिद्धांत। किसका? सूझ का सिद्धांत। और ये किसकी देन है? तो ये गेस्टल्टवादियों की देन है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दिया किसने था? ये कोहलर ने। जो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर जो प्रयोग किया था, किसने दिया था? गेस्टल्टवादियों ने। नाम क्या था गेस्टल्टवादी का? कोहलर। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, गेस्टल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? तो मैं आपको बता चुका, गेस्टल्टवाद का जो सूझ का सिद्धांत है वो तो कोहलर ने दिया था, लेकिन जो गेस्टल्टवाद संप्रदाय है इसके जनक है आपके मैक्स वर्दिमर। कौन? मैक्स वर्दिमर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं संप्रत्यों से होती है, यह अवस्था है। तो देखो, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था कौन सी आपकी? तो ये जो अवस्था है ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और ये होती है तीसरी अवस्था पियाजे की। ठीक है, पहली अवस्था 0 से 2 होती है, दूसरी 2 से 7 और 7 से 11 वाली तीसरी अवस्था जो है ये आपकी है। तो उत्तर हो जाएगा 7 से 11 या 7 से 12। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहीं 11 लिखा मिल सकता है आपको, कई बुक्स में 12 लिखा मिल सकता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप क्लियर देख सकते हो कि उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला
अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, देखो कैसे बनता है। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने किसके संदर्भ में जो है आपको जो है मतलब व्याख्या की? मतलब फ्रायड ने भी की, पियाजे ने भी की, और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की। बात यह, परंतु पियाजे ने किस आधार पर की? तो देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि जो एक यूनिक क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। ठीक है, आपको पता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया तो यही उत्तर होना है, क्योंकि संज्ञानात्मक शब्द सिर्फ इसी में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, तो ध्यान रखना, पियाजे ने जो है विकास का सिद्धांत किस आधार पर दिया कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए उन्होंने संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। संज्ञानात्मक बदलाव के आधार पर इन्होंने क्या किया, जो है विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जो है बाल विकास को। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जिसको पूर्व संक्रियात्मक संवेदीगामक अवस्था कहते हैं, के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो देखो नाम क्या है उस अवस्था का, 0 से 2 वर्ष वाली का, संवेदीगामक अवस्था। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये होती है इंद्रिय गामक अवस्था। कौन सी होती है? इंद्रिय गामक अवस्था। तो अब आप खुद सोचो किसके द्वारा सीखता है? इंद्रियों के द्वारा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है नए स्टूडेंट के लिए, खास करके पुराने वाले तो पके हुए हैं, उनको तो पता है कि किस हिसाब से क्या होता है। ठीक है, निष्क्रिय शब्दों को समझाने वाला अमूर्त तरीके से तो चिंतन कर ही नहीं सकता, भाषा के निर्जित ज्ञान का भी अनुप्रयोग नहीं कर सकता, तो क्या कर सकता है? वो इंद्रियों द्वारा सीखता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही संवेदीगामक, संवेदनाओं द्वारा या इंद्रियों द्वारा सीखता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो ये पियाजे को जाता है। ये भी एक अलग क्वेश्चन है, एक यूनिक क्वेश्चन है, नोट करने जैसा क्वेश्चन है। क्या है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, मतलब बच्चे जो है देख देख कर जो है क्या करते हैं, अपनी समझ जो है ना दुनिया के बारे में उसका सर्जन करते हैं, मतलब उसको एक जगह जो है बहुत सारी जो है चीजों को सीख सीख के एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं, सर्जन करते रहते हैं। ये बात आपकी किसके द्वारा कही गई है? पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको माना जाता है? विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न हो सकता है। कक्षा में एकदम खामोशी, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव है ये। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, तो ये भी जो है अभिप्रेरित शिक्षण का कोई जो है संकेतक नहीं माना जा सकता। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, तो ये भी नहीं है। क्यों? उपचारात्मक कार्य कब देते हैं? जब आप अच्छे से सीख नहीं पाते। बात यहाँ पर अभिप्रेरित शिक्षण की हो रही है, तो उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछने। यानी जब विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, इसका मतलब वहां पर कुछ जो है विपरीत व्यवहार या विपरीत शिक्षण हो रहा है, बच्चों को रुचि आ रही है, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है बच्चों में, इसलिए बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभिप्रेरणा से आ गया है, निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया? देखो आपने एक जो नाम सुना होगा, जो है ज्यादातर आजकल क्रिकेट देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के मैक्सवेल। कौन है? मैक्सवेल। ठीक है, और मैक्सवेल को आप ऐसे जोड़ सकते हो कि ये बहुत खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है, इन्होंने बहुत कुछ उपलब्धि हासिल की है। तो यहां से ध्यान रख लेना मैक्सीलैंड। ठीक है, वैसे बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन नए स्टूडेंट को मैं बता रहा हूं, बाई चांस वो कंफ्यूज हो जाए, तो मैक्सवेल जो क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया के, वो बहुत ज्यादा मतलब विस्फोटक बल्लेबाज है, उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, रिकॉर्ड बनाए। तो इससे याद रख सकते हो उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है आपकी मैक्सीलैंड और साथ में एटकिंसन। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, जीने के लिए उपलब्धि जो अभिप्रेरक है वो आवश्यक है, तो बिल्कुल है। यदि व्यक्तिगत, देखो उपलब्धि अभिप्रेरक के कारण ही आप जो क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो रीट की, सेकंड ग्रेड की। ठीक है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि प्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। फिर यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। बिल्कुल, प्रतियोगिता पर बल मतलब जैसे रीट में सिलेक्शन लेना, थर्ड ग्रेड टीचर बनना है, सेकंड ग्रेड टीचर बनना है, तो ये आपका सामाजिक अभिप्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कौन सी जैविक आवश्यकता सबसे कम जरूरी है?
कौन सी जैविक आवश्यकता सबसे कम जरूरी है? ऑप्शन 1 यौन, 2 भूख प्यास। तो देखो भूख प्यास जो है ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कौन सी आवश्यकता सबसे कम जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोई नहीं भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसकी देन है? तो आपको बताइए द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये पुस्तक लिखी थी मैकडूगल ने, और मैकडूगल ने आपके जो है 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियां, और इन 14 मूल प्रवृत्तियों है ना, इनसे संबंधित 14 संवेग बताए थे इन्होंने। क्या बताए थे? 14 संवेग। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत देन किसकी है? मैकडूगल। एक ध्यान रखना, मैकडूगल ने चूहों पर भी प्रयोग किया था, चूहों पर प्रयोग किया था मैकडूगल ने। किस पर? चूहों पर प्रयोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? आंतरिक अभिप्रेरणा हमेशा जन्मजात होती है, तो कौन सी नहीं है? भूख आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा या जन्मजात है। क्यों? क्योंकि भूख आपको जो है कोई कार्य करने के लिए जो है क्या करती है? अभिप्रेरित करती है। प्यास, तो प्यास और भूख तो एक ही चीज हो गई एक प्रकार से, तो ये भी हो जाएंगे। यौन या काम, तो ये भी आपकी क्या आंतरिक या जन्मजात होती है, लेकिन उपलब्धि अभिप्रेरणा या उपलब्धि की आवश्यकता जो है ये आपकी बाह्य या फिर अर्जित होती है। क्या होती है? बाह्य या अर्जित अभिप्रेरणा होती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, उपलब्धि की आवश्यकता आपकी जन्मजात अभिप्रेरणा नहीं है। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का जो चक्कर है उससे संबंधित सही कर्म इंगित करे। तो अभिप्रेरणा चक्कर में क्या होता है? आवश्यकता जो है वो देती है अंतर्नोद को जन्म। किसको? अंतर्नोद को। ठीक है, और उसके बाद में होता है प्रोत्साहन या प्रेरणा। प्रोत्साहन या आवश्यकता, अंतर्नोद या अभिप्रेरणा या प्रोत्साहन। ठीक है, तो यहां पर देखो अंतर्नोद, इसका दूसरा नाम प्रणोद भी होता है। तो अब आप देख लो कौन सा? आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिप्रेरणा चक्र के ये 3 तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा? अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा? तो मूल प्रवृत्तियों वाला सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने। तो ये बात भी किसने कह दी? मैकडूगल ने। ऐसे शब्दों को पकड़ के भी आप कुछ कथनों की पता लगा सकते हो कि कौन कह सकता है। अगला जो क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था वैसे ही है। भूख जन्मजात है बिल्कुल, प्यास जन्मजात है बिल्कुल, नींद भी जन्मजात है बिल्कुल, लेकिन आदत अर्जित है। हम कोई चीज की आदत होती है ना अपने को, वो अर्जित करते हैं वातावरण से, तो ये जन्मजात नहीं है, ये अर्जित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए असत्य है? कोई आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चा, उसके लिए असत्य कौन सी है? वे हमेशा सफल होते हैं। तो ये पहला ही असत्य है। क्यों? क्योंकि हमेशा सफल होना जरूरी नहीं है। अगर हमेशा सफल होते हैं तो आंतरिक अभिप्रेरित बच्चे जो है बहुत ज्यादा होते हैं और वो सारे के सारे सफल हो जाते हैं। ठीक है, मान लो कि 100 पोस्ट है और 200 बच्चे आंतरिक अभिप्रेरित है, तो क्या 200 के 200 पूरे सफल हो जाएंगे? वो हमेशा सफल होते हैं जरूरी नहीं होता। पहला ही असत्य हो गया। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, बिल्कुल आता है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल। वे चुनौतियों भरे कार्यों को पसंद करते हैं, बिल्कुल। लेकिन वह हमेशा सफल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये उत्कर्ष की अपनी यूनिट वाइज जो टेस्ट सीरीज चली है उसकी जो है ये 8वीं क्लास थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली क्लास आपको जल्दी मिलने वाली है। धन्यवाद। बने रहें चैनल जीवा स्टडी के साथ।